डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज फिजिक्स का जो हमारा यूनिट है उसका नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। क्या है डेफिनेशन? इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ कंडक्टर चेंजेस देन इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन इट, दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है। इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं या हम वी नोट भी इसका सिंबल है, जो कि किसको शो कर रहा है? मैक्सिमम वोल्टेज को। सबसे पहले हम डेरिवेशन देखते हैं जिसमें हमने दो फार्मूलाज यहाँ पे नजर आ रहे हैं। नंबर वन क्या है? ई इज इक्वल टू माइनस वी बी एल साइन थीटा। वी जो है उस पार्टिकल की वेलोसिटी है, या रोड की या कंडक्टर की क्या है, वेलोसिटी को शो करता है। बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है जिससे वो कंडक्टर जिसके थ्रू जो है पास हो रहा है या मूव कर रहा है। एल उसकी लेंथ हो गई और साइन थीटा आ गया। आगे ई जो है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल की, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा ऑफ साइन या साइन ऑफ थीटा। नेक्स्ट फार्मूला ई इज इक्वल टू माइनस एन चेंज इन फ्लक्स ओवर चेंज इन टाइम। एन जो है यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है और चेंज इन फ्लक्स ओवर चेंज इन टाइम हो गया। यहाँ पर अक्सर हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड बाय, और ऑप्शंस में दिया गया होता है। नंबर वन ऑप्शन होता है फ्लक्स, नंबर टू ऑप्शन होता है चेंज इन फ्लक्स, और नंबर थ्री होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और नंबर फोर नन। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड बाय चेंज इन फ्लक्स। जब भी फ्लक्स में चेंज प्रोड्यूस होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, और जैसे ही ईएमएफ प्रोड्यूस होगी तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। तो इससे क्या जाहिर होता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो हमारे पास सोर्स है, और इंड्यूस्ड करंट जो है वो उसका इफेक्ट हो गया। जैसे कि मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया कि ईएमएफ इज द कॉज एंड इंड्यूस्ड करंट जो है उसका क्या है? इफेक्ट है। ये वाला पॉइंट रह गया कि ईएमएफ जो है ओपन सर्किट में भी प्रोड्यूस हो सकता है और क्लोज सर्किट में भी प्रोड्यूस हो सकता है। उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट एक ऐड कर लें, इसमें एक पॉइंट ऐड कर लें कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है कभी भी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो है वो इंड्यूस्ड करंट है, जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का इफेक्ट है। इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ क्लोज सर्किट में प्रोड्यूस होता है, ओपन सर्किट में प्रोड्यूस नहीं होता। उसके बाद इट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, जबकि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों पे डिपेंड नहीं करता। इंड्यूस्ड ईएमएफ कब प्रोड्यूस होगा? विल बी प्रोड्यूस्ड ओनली एंड ओनली व्हेन देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब भी मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ कंडक्टर चेंज होगी तब ही सिर्फ जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉज क्या है? चेंज इन फ्लक्स। हो गया। आगे हम क्या करते हैं, यानी जैसे ही कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड यानी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसमें जो है फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, यानी ईएमएफ इंड्यूस होगी तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? करंट इंड्यूस होगा। ओके हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास दो केसेस यहाँ पर बताए गए हैं। नंबर वन केस क्या है? आपको जैसे इस जो है डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस मतलब ये जो बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? पैरेलल शो किया गया है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब पैरेलल है यानी थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। सो हमें फार्मूला में जैसे हमने पढ़ा था ई इज इक्वल टू माइनस वी बी एल साइन थीटा। थीटा की जगह हम 0 डिग्री पुट कर देंगे, 0 पुट करेंगे तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। सो जैसे कि मैंने आपको ये साइन और कोस की जो है वैल्यूज़ का टेबल आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने वो टेबल जो है अच्छे से याद कर लिया होगा। लिहाजा आपको याद होगा कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, जबकि कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। सो साइन 0 0 हो गया। सो ईएमएफ क्या हो जाएगी? 0। जब ईएमएफ 0 है तो नो करंट इज इंड्यूस्ड, सो करंट इज ऑल्सो 0, इंड्यूस्ड करंट इज ऑल्सो 0। अब हम चलते हैं केस नंबर 2 पे। केस टू हमारे पास क्या है? केस टू में हम देख रहे हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर शो किया गया है, यानी थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है, और साइन 90 जैसे कि हमने पढ़ा था टेबल में साइन 91 के इक्वल होता है, जो कि मैक्सिमम होता है। तो ईएमएफ यहाँ पर मैक्सिमम आ जाएगा। जब मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। ओके हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। सबसे पहले उसका फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। ई इज इक्वल टू माइनस वी बी एल साइन थीटा। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। द ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, द ईएमएफ विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ द कंडक्टर अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज नोन एज मोशनल ईएमएफ। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? ई इज इक्वल टू माइनस वी बी एल साइन थीटा। इसकी डेरिवेशन आप लोगों ने सेकंड ईयर में पढ़ ली होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, ई इज इक्वल टू ई मैक्सिमम साइन थीटा या ई इज इक्वल टू ई नोट साइन थीटा कब आएगा? जब थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री पुट करेंगे और थीटा 90 साइन 90 डिग्री पे क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। सो ई इज इक्वल टू ई मैक्सिमम साइन थीटा या ई इज इक्वल टू ई नोट साइन
थीटा। अगर हम कहें हमारे पास क्वेश्चन दिया जाए कि अगर आपके पास ई जो है ई नोट बाई टू के इक्वल है, सो ई नोट बाई टू इज इक्वल टू ई नोट साइन थीटा, ई नोट से कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री के इक्वल होता है। ये भी आप लोगों को टेबल में दिया गया था। ओके हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं जो कि हमारे पास क्या है, फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। According to the Faraday law of electromagnetic induction, the induced EMF in the conductor is directly proportional to, यानी the induced EMF in a solenoid या हम कह सकते हैं कंडक्टर which consist of number of turns, n यहाँ पे किसको शो कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को। ओके हो गया। द मैग्नेटिक फील्ड आगे डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, हमारे पास क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन अ कॉइल या इन अ कंडक्टर। ओके हो गया। आगे हम इसकी डेरिवेशन पढ़ लेते हैं। जबकि जैसा कि हमने पढ़ा फ्लक्स किसके इक्वल होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये भी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ लिया था कि फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए, बी ए कोस थीटा के इक्वल होता है। जैसा कि यहाँ पे हमने पढ़ा चेंज इन फ्लक्स है, तो चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू या तो डेल बी ए होगा या बी डेल ए। ये हमने दो केसेस पढ़ लिए कि नंबर वन हम इस तरह भी डिराइव कर सकते हैं और इस तरह भी डिराइव कर सकते हैं। ओके हो गया। ई इज इक्वल टू माइनस एन डेल बी ए ओवर डेल टी या ई इज इक्वल टू माइनस एन बी डेल ए ओवर डेल टी। अगर हमने जैसे कि हम पढ़ते हैं V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर होता है। सो यहाँ पे हम कहेंगे E इज इक्वल टू आई आर और E की जगह हम आई आर को पुट करेंगे। आई आर और माइनस एन बाकी सारी जो है वैल्यूज़ वैसे आ जाएंगी, माइनस एन चेंज इन फ्लक्स ओवर चेंज इन टाइम। E की जगह हमने क्या पुट किया, आई आर पुट किया। आई आर इज इक्वल टू माइनस एन चेंज इन फ्लक्स ओवर चेंज इन टाइम हो गया। ठीक है। अगर यहाँ से हम R को उठा के यहाँ ले जाएंगे, R यहाँ आ गया। बाकी हमने पढ़ा हुआ है कि I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी होता है, जैसा कि हमने पढ़ा था Q इज इक्वल टू आई टी। सो वहाँ से डिराइव किया गया है कि I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी पुट कर देंगे। आई की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, और बाकी सारी इक्वेशन वैसी की वैसी। डेल्टा टी से कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन डेल फाई ओवर डेल आर। ये हमारे पास एक न्यू फार्मूला बन जाएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है और बहुत से क्वेश्चंस में यूटिलाइज होता है। डेल क्यू इज इक्वल टू आएगा एन डेल फाई ओवर डेल आर। नेक्स्ट है हमारे पास लेंजिस लॉ। लेंजिस लॉ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सच एज टू ओपोज द मोशन ऑफ द या टू ओपोज द कॉज डैट प्रोड्यूसेस इट या विच प्रोड्यूसेस इट। ओके हो गया। इक्वेशंस हमने पहले ही स्टडी कर लिए। ई इज इक्वल टू माइनस एन चेंज इन यह रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आ जाएगा, या हम कह सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस वी पी एल साइन थीटा। उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स को स्टडी करेंगे कि लेंजिस लॉ क्या है, डिपेंड्स ओनली ऑन यानी रेफर्स टू ओनली on the induced current, not to induced EMF, it only refers the induced current। यानी इसमें लेंजिस लॉ में सिर्फ और सिर्फ हम इंड्यूस्ड करंट की बात करते हैं और इंड्यूस्ड EMF को हम स्टडी नहीं करते। लेंजिस लॉ किसने दिया था, यानी किसने दिया था, इट इज लेंस ने दिया था। लेंस ने प्रोड्यूस्ड बाय या एक्सप्लेन्ड बाय, लेंजिस लॉ इज एक्सप्लेन्ड बाय लेंस। ओके हो गया। लेंजिस लॉ इट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद हम इसमें कुछ केसेस को स्टडी करेंगे। लेंजिस लॉ के 4 केसेस हैं जिसे हम स्टडी करेंगे। ओके हो गया। नंबर 1 केस पे चलते हैं। नंबर 1 केस हमारे पास क्या है कि एक मैग्नेट है जो कि हमारे पास कोयल के करीब आ रहा है। ठीक है। मैग्नेट की दो साइड्स होती हैं, एक नॉर्थ साइड होती है, एक साउथ साइड होती है, जबकि हमारे पास कोयल की भी दो साइड्स होती हैं, नॉर्थ साइड और साउथ साइड। इस केस को आप समझने की कोशिश करना। नंबर 1 केस में जब मैग्नेट जो है कोयल के करीब आ रहा है तो मैग्नेट की इस साइड में कौन सा ये पोल है, ये नॉर्थ पोल है। जब ये इसके करीब आएगा तो इसके भी तो कोयल पर भी नॉर्थ पोल क्रिएट होगा और आपस में दोनों नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे यानी एक दूसरे से दूर जाएंगे तो करंट कौन सा प्रोड्यूस होगा, नॉर्थ की वजह से करंट जो है कोयल पर इस साइड पे नॉर्थ पोल क्रिएट होने की वजह से करंट एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा। अगर आपको समझ नहीं आई तो एक दफ़ा दोबारा समझ लें कि जब मैग्नेट जो है कोयल के करीब आ रहा है, यानी मैग्नेट की इस साइड पे नॉर्थ पोल था, जब ये कोयल के करीब आएगा तो एक दूसरे को रिपेल करना है। जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करने के लिए यहाँ पर इसका नॉर्थ पोल क्रिएट होना ज़रूरी था। जब यह नॉर्थ पोल क्रिएट होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और करंट जो है नॉर्थ की वजह से एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो जाएगा और आउटसाइड पे साउथ की वजह से यहाँ पर क्या होगा, क्लॉकवाइज करंट होगा। सेकंड केस पे चलते हैं। जब हमारे पास मैग्नेट यहाँ पर उसका नॉर्थ पोल ही था और यहाँ पर साउथ पोल है। जब मैग्नेट जो है कोयल से क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। जब मैग्नेट कोयल से दूर जा रहा है तो यहाँ पर कोयल पर इस साइड पर साउथ पोल क्रिएट होगा, ना कि नॉर्थ पोल। जब वो उसके करीब आ रहा था तो रिपेल
रिपेल हो रहा था, इस वजह से नॉर्थ पोल क्रिएट हुआ। जब यहाँ पर उससे मैग्नेट जो है कॉइल से दूर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगी, रिपेलियन की वजह क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, रिपेलियन की बजाय अट्रैक्शन होगी, और अट्रैक्शन के लिए यहाँ पर कॉइल के ऊपर साउथ पोल क्रिएट होना ज़रूरी है। लिहाजा जब मैग्नेट कॉइल के करीब आएगा तो कॉइल पर नॉर्थ पोल क्रिएट होगा, जब मैग्नेट कॉइल के दूर जाएगा कॉइल से तो कॉइल पर साउथ पोल क्रिएट होगा, और नॉर्थ और साउथ के दरमियान क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, और साउथ की वजह से करंट जो है क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी तरह केस नंबर 3 में जब हमने मैग्नेट की हमने पोल्स को क्या कर दिया, उलट कर दिया, यानी इस साइड पे साउथ आ गया और इस साइड पे हमारे पास नॉर्थ आ गया है। जब मैग्नेट कॉइल के करीब जा रहा है तो क्या होनी चाहिए थी, रिपलियन। जब रिपलियन होनी चाहिए थी तो यहाँ पर साउथ है तो यहाँ पर भी साउथ को क्रिएट होना चाहिए था, और साउथ की वजह से यानी कॉइल पर यहाँ इस पोल पर साउथ क्रिएट होने की वजह से करंट जो है क्लॉकवाइज होगा। इसी तरह नंबर 4 केस है कि जब यहाँ पर जो है मैग्नेट जो है कॉइल से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, यानी नंबर 4 केस में मैग्नेट कॉइल से दूर जा रहा है तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, अट्रैक्शन होनी चाहिए। अट्रैक्शन होने की बजाय अट्रैक्शन होनी है, इसलिए यहाँ पर साउथ है तो साउथ की नॉर्थ के साथ ही अट्रैक्शन हो सकती है, इसलिए कॉइल पर जो है नॉर्थ पोल क्रिएट हुआ है, और साउथ और नॉर्थ के दरमियान जब अट्रैक्शन होगी तो करंट जो है क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा। चूंकि कॉइल की इस साइड पे नॉर्थ पोल क्रिएट हुए, चूंकि इसलिए जो है करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा, और आउटसाइड साउथ पोल होने की वजह से करंट जो है क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा। ओके हो गया, यहाँ तक जो है ये 4 केसेस खत्म हो जाते हैं। बस आपने बात जो है सिर्फ एक याद रखनी है कि जब भी मैग्नेट कॉइल के करीब आ रहा होगा तो आपस में इनकी क्या होगी, रिपलियन होगी, और जो यहाँ पर मैग्नेट के मतलब इस साइड पे जो पोल होगा वो, अगर यहाँ पर नॉर्थ है तो यहाँ पर नॉर्थ क्रिएट हो जाएगा, अगर यहाँ पर साउथ है तो यहाँ पर भी साउथ क्रिएट हो जाएगा। और अगर मैग्नेट जो है कॉइल से दूर जा रहा होगा तो यहाँ पर अगर नॉर्थ है तो यहाँ पर साउथ होगा, और अगर यहाँ पर साउथ है तो यहाँ पर नॉर्थ होगा, क्योंकि जब मैग्नेट कॉइल से दूर जाएगा तो उनके दरमियान जो है अट्रैक्शन होगी। अट्रैक्शन हमेशा दो ऑपोजिट के दरमियान होती है। बस ये आपने 2 पॉइंट्स याद रख लेने कि जब भी मैग्नेट करीब आएगा तो रिपलियन, और जब मैग्नेट दूर जाएगा तो अट्रैक्शन, और जब भी रिपलियन होगी दो सेम चीज़ों के दरमियान होती है, इसलिए नॉर्थ होगा तो नॉर्थ, साउथ होगा तो साउथ। और जब भी मैग्नेट जो है कॉइल से दूर जाएगा तो अट्रैक्शन होगी, और अट्रैक्शन दो डिफरेंट चीज़ों के दरमियान होती है। लिहाजा अगर यहाँ पर नॉर्थ होगा तो वहाँ साउथ आ जाएगा, और अगर साउथ होगा तो वहाँ पर नॉर्थ आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास 2 की पॉइंट्स हैं, उस पर चलते हैं। नंबर 1 की पॉइंट क्या है, जब हमारे पास एक मैग्नेट जो है डाउनवर्ड यानी फ्रीली फॉलिंग कर रहा है, फ्रीली फॉल हो रहा है, मैग्नेट फ्रीली फॉल हो रहा है, ये उसका नॉर्थ पोल है और ये उसका साउथ पोल है, और ये हमारे पास एक रिंग है, कंप्लीट रिंग नीचे दी हुई है, ठीक है। जब मैग्नेट जो है फ्रीली फॉल होके जो है रिंग के करीब आएगा, यानी मैग्नेट इज मूविंग टूवर्ड्स द कॉइल, या मैग्नेट इज मूविंग टूवर्ड्स द ये जो रिंग है, तो जब भी मैग्नेट खुद मूव करता है, किसी की तरफ मूव करता है, टूवर्ड्स मूव करता है, तो क्या होती है, रिपलियन होती है। जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ पर इस केस में बताया था कि जब मैग्नेट जो है कॉइल की तरफ मूव करेगा तो क्या होगी, रिपलियन होगी। इसी तरह यहाँ पर भी है कि जब जो है मैग्नेट रिंग की तरफ मूव कर रहा है तो आपस में रिपलियन होनी है, और रिपलियन हमेशा दो सेम चीज़ों के दरमियान होती है। लिहाजा अगर मैग्नेट के इस साइड पे नॉर्थ पोल है तो हम रिंग के भी इस साइड पे नॉर्थ पोल को क्रिएट करेंगे। लिहाजा दोनों में क्या होगी, रिपलियन होगी। करंट जो है नॉर्थ की वजह से कौन सा प्रोड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा। और जो है यहाँ पर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जो है मैग्नेट डाउनवर्ड फॉल कर रहा है। जब मैग्नेट डाउनवर्ड फॉल करेगा तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो ग्रेविटी से कम होगा, क्योंकि इसके दरमियान रिपलियन हो रही है। रिपलियन की वजह से एक्सेलरेशन कम होगा ग्रेविटी से, सो ए इज़ लेस देन जी। और यहाँ पर ये क्लोज्ड रिंग है, इसलिए ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा, और क्लोज रिंग होने की वजह से करंट भी इंड्यूस होगा। नेक्स्ट केस हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास मैग्नेट जो है फ्रीली फॉल कर रहा है डाउनवर्ड, ये उसका साउथ पोल और ये उसका नॉर्थ पोल है, लेकिन अगर हमारे पास रिंग जो है कट है, वन साइडेड, क्या है, वन साइडेड कट लगा हुआ है उसे, तो हम क्या कहेंगे कि एक्सेलरेशन और ग्रेविटी दोनों आपस में इक्वल हो गई हैं, लेकिन इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया था कि ईएमएफ जो है क्लोज्ड रिंग में भी होता है और ओपन केसेस में भी होता है। लिहाजा करंट इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि करंट सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सर्किट में प्रोड्यूस होता है। यहाँ तक आपको ये 2 केसेस समझ आ जाने चाहिए। नंबर 1 में एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटी से कम प्रोड्यूस हुआ है, और ईएमएफ और करंट जो है दोनों इंड्यूस हुए हैं। नंबर 2 केस में क्या है, एक्सेलरेशन और ग्रेविटी दोनों आपस में इक्वल हैं, और इंड्यूस्ड ईएमएफ तो प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन इंड्यूस्ड करंट जो है वो इंड्यूस नहीं हुआ, प्रोड्यूस्ड नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर हमारे पास क्या करता है, एसी जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारे पास 2 मैग्नेट्स की 2 साइड्स हैं या 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल
साउथ पोल, और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको शो की गई हैं। ये हमारे पास एक कॉइल है, कॉइल आर्मेचर की बनी हुई है, ये उसके ऊपर कार्बन ब्रशेस लगे हुए हैं। ओके, हम इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 कार्बन ब्रशेस, नंबर 2 आर्मेचर यानी कॉइल जो है किससे बना हुआ है, आर्मेचर से, नंबर 3 कनकेव मैग्नेट्स है, नंबर 4 हमारे पास इसमें स्लिप रिंग्स लगे हुए हैं। स्लिप रिंग्स, इट इज़ द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एसी जनरेटर या अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ओके हो गया। हम एसी जनरेटर कर रहे थे, एसी जनरेटर कन्वर्ट कर देता है किसको, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यानी ये क्या करता है, जो हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लिहाजा इट कन्वर्ट्स द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगा। उसके बाद हम इसके डेरिवेशन या इक्वेशंस देख लेते हैं। ई इज इक्वल टू एन डब्ल्यू ए बी साइन थीटा या एन ओमेगा ए बी साइन थीटा। यहाँ पर एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएगा, ओमेगा, ओमेगा हम किसे कहते हैं, ओमेगा हमने स्टडी किया हुआ है। ए हमारे पास एरिया, बी जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कुछ भी कह लो, साइन थीटा, थीटा आ गया। अगर थीटा हम 90 डिग्री पुट करेंगे तो ई हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, क्योंकि साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, और साइन 90 डिग्री पे ई मैक्सिमम हो जाएगा। ओके हो गया। ई इज इक्वल टू ई नोट साइन थीटा, लिहाजा आई इज इक्वल टू आई नोट साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हमने स्टडी किया हुआ है। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, लिहाजा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी आ जाएगा। ओके होगा। एफ की जगह हम 1/कैपिटल टी भी पुट कर सकते हैं। उसके बाद आपने एक इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि पाई इज इक्वल टू, पाई किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। और अगर हम पाई/6 कर लें तो 180/6 इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास मैंने आप एक नेक्स्ट जो है 4 पॉइंट्स बनाए हैं जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, और मुख्तलिफ जगह पे आपके जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ओके, अगर हमारे पास फाई की वैल्यू 0 डिग्री हो तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा आएगा। अगर हमारे पास फाई जो है 90 डिग्री है तो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस थीटा आएगा। अगर हमारे पास फाई जो है 180 डिग्री के इक्वल है तो आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट साइन थीटा। अगर हमारे पास फाई जो है 270 डिग्री के इक्वल है तो आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस थीटा। इसी तरह मैंने आपके लिए जो है कैपिटल टी या स्मॉल टी की वैल्यूज़ निकाली हैं। जब हम जो है एक समरी बना दी है कि हम किस पॉइंट से किस पॉइंट तक मूव करेंगे तो हमारे पास स्मॉल टी की वैल्यू क्या होगी, और जो है स्मॉल टी जो है कितना कैपिटल टी डिवाइडेड बाय किसके इक्वल होगा। ओके हो गया। ये है हमारे पास वो समरी। अगर हम जीरो से आई नोड यानी मैक्सिमम आई तक जो है मूव कर रहे हैं तो स्मॉल टी जो है कैपिटल टी/4 के इक्वल है। वैसे इसकी पूरी जो है डेरिवेशन है, लेकिन आपको एम कैट के लिए पूरी डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये 3 पॉइंट्स जो हैं बस याद रख लें कि जीरो से आई नोड तक मूव करेंगे तो टी इज इक्वल टू कैपिटल टी/4 होगा। आई नोड से आई नोड/2 तक मूव करेंगे तो टी इज इक्वल टू कैपिटल टी/6 हो जाएगा। और जीरो से आई नोड/2 तक मूव करने के लिए स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी/12 हो जाएगा। ओके हो गया।